नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में हम बातें कर रहे हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया एंड पॉलिसीज, यानी भारत में अंग्रेजी विस्तार और अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर। और पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अंग्रेजों के जो लैंड रेवेन्यू रिलेटेड जो आपके पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था इजारेदारी फार्मिंग सिस्टम क्या था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया। फिर मैंने लास्ट बताया था आपको द रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है। मैंने बताया था रैयत का जो मीनिंग है वो सीधे कल्टीवेटर से है, यानी गवर्नमेंट जो है सीधे कल्टीवेटर से डील करती थी। तो उसमें क्या आया कि जो डायरेक्ट डील करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। एक एक कल्टीवेटर्स यानी किसान जो हैं, यानी सीधे एक एक फार्मर से डील करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती था। उसके लिए जो है ना बहुत सारे इनको एम्प्लॉय रिक्रूट करने होते थे। वही एम्प्लॉय क्या करते थे कि जो टैक्सेशन है उसमें थोड़ी हेरा फेरी होने लगी। तो इससे निजात पाने के लिए इन्होंने क्या था कि एक नए सिस्टम को लेके आए जिसका नाम था आपका महालवाड़ी सिस्टम यानी महालवाड़ी प्रथा, ठीक है। इसके जो फाउंडर माने जाते हैं यानी ये जिसके माइंड की जो उपज है उनका नाम था होल्ट मैकेंजी, ठीक है। क्या था? होल्ट मैकेंजी, ठीक है। जो हाल्ट मैकेंजी थे आपके, ठीक है, इनके ये दिमाग की उपज मानी जाती। अब था क्या आपका महालवाड़ी सिस्टम। देखिए महाल जो है आपका एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है गांव, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं महाल का जो शाब्दिक अर्थ है आपका वो है विलेज। महाल यानी विलेज। अब इनका जो संबंध है वो डायरेक्ट रैयत से न होके अब ये जो अपना जो संबंध रखते हैं वो गांव से रखते हैं, ठीक है, विलेज। यानी अब ये टैक्स एक एक रैयत से ना लेके एक गांव जो होता है उसका एक हेडमैन ये तैयार करते हैं, यानी एक गांव का मुखिया होता है और उस मुखिया से जो है ये टैक्स को जो है लेने का प्रयास करते हैं। अब गांव की स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसे ही नहीं बनाई थी, तो सबसे टॉप पे रखा था इन्होंने विलेज हेडमैन। क्या था? विलेज हेडमैन, ठीक है। यानी इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं मुखिया, ठीक है। तो अब ये जो है टैक्स जो है इस विलेज हेडमैन से ही देंगे। अब मुखिया जी के पास भी इतना समय नहीं है कि ये पूरे गांव में एक एक करके घर घर जाए और टैक्स ले। अब इसने क्या था कि गांव के अंदर ही जो है ना छोटे छोटे ग्रुप बांटे और उन जो है ना नीचे क्या था, अपने नीचे जो है लंबरदार जो है नियुक्त किए, लंबरदार, ठीक है। अब ये लंबरदार समझे कि गांव का जो एक छोटा सा मोहल्ला टाइप समझे या पट्टी टाइप समझे गांव की जो होती है, मोहल्ले का एक जो है मुखिया लंबरदार होता था और लंबरदार का काम था मुखिया को रिपोर्ट करना। अब लंबरदार नीचे से टैक्स कलेक्ट करके देता था मुखिया को। मुखिया का कार्य क्या था कि वो टैक्स जो है किसको देता था? वो गवर्नमेंट को टैक्स देता था पूरे गांव का, ठीक है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाई आपकी? ये कहलाई महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे, द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन। तो इसको मैं लिख देता हूं, तो द लैंड रेवेन्यू was collected, ठीक है, was collected from the farmers या कल्टिवेटर्स। फार्मर्स कौन थे? जो कल्टिवेटर्स थे, जो जमीन जोतते थे, ठीक है। फार्मर्स कल्टिवेटर्स, ठीक है, बाय द विलेज हेडमैन यानी मुखिया। अब इनका जो काम है सीधे विलेज जो हेडमैन है आपका यानी जो मुखिया है उससे इनको जो है टैक्स लेना था ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि कई गांव का टैक्स इकट्ठा देगा, ऑन बिहाफ ऑफ हिज विलेज, ऑन बिहाफ ऑफ हिज विलेज, जो हेडमैन का विलेज है उसके बिहाफ पे उससे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसे ऐसे समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी आज़ाद भारत में तो जो है आर्टिकल 70 अमेंडमेंट जो था 73 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मशहूर था। यहाँ पे मालवाड़ी व्यवस्था जो थी ना ये
इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब ये क्या था कि ये सीधे नीचे से जो है टैक्स इन्होंने वसूलना स्टार्ट कर दिया। आई समझ बातें? तो इसके मैंने बताया है कि इसको जो ना इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था? हॉल्ट मैकेंजी ने, इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, आपका जो मालवाड़ी व्यवस्था आती है। तो अब जैसे ही ये प्रथा लागू की तो ये प्रथा जो है अच्छी लगी। ठीक है, इससे रैयत को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो गांव का जो एक मुखिया है उससे, वो उनके अपना खुद का आदमी है, ठीक है, उनके बीच का बंदा है, तो उससे उन्हें कोई परेशानी है ही नहीं। और रैयत सीधे टैक्स इसको दे दी थी। और दूसरा, रैयत के पास जो है ना इतनी तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रैयत को किसको रिपोर्ट करना है? विलेज हेडमैन को। ठीक है, तो ये व्यवस्था जब अच्छे से रन की तो 1822 में इसको क्या कर दिया गया? लीगलाइज कर दिया गया। ठीक है, 1822 में क्या किया गया? लीगलाइज किया गया, यानी इसको कानूनी जामा पहना दिया गया। और आपका सेंट्रल प्रोविंसेस और यूनाइटेड प्रोविंसेस और पंजाब, तीन में इसको जो है ना मुख्य रूप से स्टार्ट किया गया। सेंट्रल प्रोविंसेस यानी मध्य प्रांत जिसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, और यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, और आपका पंजाब। यहाँ पे इसको जो मालवाड़ी जो व्यवस्था है इसको कंप्लीटली लागू किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है इन्होंने जो है जोर दिया कि आप कैश क्रॉप करिए। ठीक है ना, जो नकदी जो फसलें हैं उनका जो है आप उत्पादन करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अब इन्होंने जो है ना सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है उसमें कॉटन आता है आपका, यानी कपास की खेती। क्योंकि कपास की खेती क्या थी? ये जो है उद्योगों का रॉ मटेरियल था, जो वस्त्र उद्योग था उसका रॉ मटेरियल था कपास। उसके बाद टोबैको, यानी जिसको तंबाकू कहते हैं, तंबाकू, इन खेती, इसकी जो खेती थी इन पर जो है अंग्रेजों ने काफी जोर दिया। तो इनसे क्या था कि इतना धन इन्होंने कमाया कि इसका ना बहुत ही सस्ते में ये रॉ मटेरियल बहुत ही काफी सस्ते में ये खरीदा जाता था। और इसी को जो था ना, इसी से धन कमाते थे और धन को कहां पे पहुंचाते थे? इंग्लैंड में। ठीक है, तो इससे क्या था कि इससे नाराज होकर जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि एक थ्योरी दी। ठीक है, उसका नाम क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी धन का बहिर्गमन सिद्धांत। तो यहीं से क्या आता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन। ठीक है, तो जो इन्होंने क्या कहा था, धन का बहिर्गमन का जो है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो है भारत में से जो धन जो कमाया जाता है, अंग्रेज उसको बाहर ले जाते हैं, यानी भारत से धन को लूटा जा रहा है किसी ना किसी तरह से, यानी भारत का धन जो है भारत में नहीं लगाया जा रहा है। तो यहाँ से आई धन का बहिर्गमन सिद्धांत। और इसके जो उत्पत्ति करता थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो ये आपको ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछा था कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको उसके जो फाउंडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर, जिसमें इसका विस्तार से उल्लेख किया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इसमें धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो था आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था एक, ये मैं मिटा देता हूं इधर से। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है, सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लंदन में जो है एक समिट होता है, एक सम्मेलन होता है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या होता है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और यहाँ पे जो है आपके जो दादा भाई नौरोजी हैं, यहाँ पे एक लेख लिखते हैं जिसका ये जो है नाम देते हैं इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है,
तो इसमें भी जो है धन के बहिर्गमन जो है आपका, उसका पूर्णतः उल्लेख किया जाता है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, तो यहां पे इसका जिक्र आता है। अगर हम बात करें, एक आरसी दत्त हैं, वो एक पुस्तक लिखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में चर्चा की जाती है, आरसी दत्त। ठीक है, तो ये क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में पुस्तकों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें भी जो है उल्लेख किसका किया जाता है, आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का बहिर्गमन। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में इस बुक में भी आपका बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है बंगाल में जो है एक अमृत बाजार पत्रिका नाम का न्यूज़पेपर होता है, अमृत बाजार पत्रिका। ये एक न्यूज़पेपर है, क्या है, न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज का है, बांग्ला का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बांग्ला में जो है, इसकी जो लैंग्वेज है वो बांग्ला है, ये लिख देता हूं मैं, बांग्ला। और इसके जो संपादक हैं, एडिटर हैं, वो हैं शिशिर घोष। ठीक है, शिशिर घोष एक इस न्यूज़पेपर का जो है संपादन करते हैं। ठीक है, और वो भी जो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में काफी लिखते हैं। बाद में होता क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका को इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया जाता है। तो ये थी कहानी आपकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आता है आपका नया जो सिस्टम है वो आता है तिनकठिया पद्धति। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तिनकठिया पद्धति के बारे में। महलवाड़ी के बाद जो है ना एक तिनकठिया पद्धति लगाई जाती है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, तिनकठिया पद्धति क्या है। देखिए, तिनकठिया जो पद्धति होती है वो एक्चुअली वेस्टर्न जो इंडिया है, सॉरी ईस्टर्न जो इंडिया है आपका, बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इसको लागू किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली जो है ना अंग्रेज जो है उन में क्रॉप्स जो होती हैं, जो इनको जो है रॉ मटेरियल के लिए यूज की जाती हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है और जबरदस्ती इन पे ही जो है फसलें उगाई जाती हैं। इससे होता क्या है, जो कल्टीवेटर जो अपना पेट भरने के लिए जो है खेती करता है, उसको अनाज उगाने के लिए मनाही होती है, तो जिससे जो कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनमें रोष फैल जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम डिस्कस करते हैं तिनकठिया सिस्टम। ठीक है, तो अब आता है आपका तिनकठिया सिस्टम। यानी तिनकठिया पद्धति। है क्या, अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए तिनकठिया जो पद्धति है एक्चुअली इसका ये होता है कि जो आपकी इंडिगो की जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप होती है इंडिगो यानी नील की खेती, यानी इनको मजबूर किया जाता है, जो फार्मर्स हैं, हैड टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो क्या है आपका, इंडिगो है नील। तो इससे क्या था कि ये जो है ना कलर बनाने के लिए, वस्त्रों की रंगाई करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडिगो यानी नील की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं वो जो है ना अपनी भूमि के 3/20 जो है भाग पर जो है नील की खेती करें। ये ऐसा जो है ना इनको फोर्सफुली बोला जाता है। ठीक है, तिनकठिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है ना जो यानी 3 कट्ठा आउट ऑफ 20 कट्ठा, यानी 20 कट्ठों में से 3 कट्ठों पर आपको आउट ऑफ 20 कट्ठा। अब ये 20 कट्ठा किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 बीघा के। ठीक है, यानी 1 बीघा के जो है थर्ड हिस्से पर आपको 1 बीघा यानी 1/3 बीघा पर आपको क्या करना है, सीधी सी बात यह है कि आपको जो है इंडिगो की खेती करनी है। यानी मान लिया कि किसी फार्मर के पास 3 बीघा जो है कल्टीवेटर लैंड है, तो उसमें क्या करना है कि 1 बीघा में उसको क्या करना है, इंडिगो की खेती करनी है। ऐसे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि गांधी जी भारत आए थे और पहली बार उनको मालूम हुआ कि भाई आपका जो है ये अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे इनको बोला हुआ है। तो चंपारण जो बिहार में है, इसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है,
और चंपारण सत्याग्रह जब होता है तो ये चैलेंज्ड किया जाता है अंग्रेजों को, इसके द्वारा चैलेंज्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, यानी महात्मा गांधी के द्वारा इनको चैलेंज किया जाता है। खैर इसके बारे में जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे उसके बारे में जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं तीन कठिया जो सिस्टम है इनके बारे में आपको बताया। तीन कठिया सिस्टम के बाद आता है आपका ददनी सिस्टम। नेक्स्ट क्या है आपका ददनी सिस्टम। देखिए ये जो ददनी जो सिस्टम है इसमें सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है, जो उस टाइम की जो स्किल्ड क्लास है, यानी जो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, ठीक है, उनसे क्या किया जाता था कि एक अग्रिम जो है ना बॉन्ड साइन करा दिया जाता था। यानी इसको ऐसे समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू एंगेज लोकल मर्चेंट, ठीक है। इन्होंने क्या था कि जो लोकल मर्चेंट है उनको एंगेज किया, जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल जो बेचने वाले हैं उनसे यानी एक मामूली सी अग्रिम राशि देकर जो उनसे एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ताकि वो अपने जो बाजार भाव हैं उनको मेंटेन कर सके, इसलिए ददनी प्रथा आपकी लागू की गई थी, ठीक है। तो इसमें ददनी प्रथा में जो रॉ मटेरियल्स थे वो थे कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मोस्टली जो मेजर जो रॉ मटेरियल्स थे वो थे आपके कॉटन यानी कपास, ठीक है, और आपका इंडिगो नील, ठीक है, और सिल्क। सिल्क मतलब सिल्क एक्सेट्रा रेशम जो है आपके ये इस टाइम के जो रॉ मटेरियल्स थे जिनका उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा यूज होता था, उनको जो है ना प्रिक्योर करने के लिए पहले ही जो है अग्रिम मामूली सी राशि दे देते थे उनको। और ये प्रथा जो है हिस्ट्री में ददनी प्रथा, ददनी सिस्टम के नाम से कहलाती है। तो ये जो आपका चैप्टर है ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया, ये यहीं पे जो है खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं जो अपने जो चार्ट के हिसाब से जो चल रहा हूँ, नेक्स्ट आते हैं आपके इंडियन रिवोल्ट यानी भारतीय जो विद्रोह हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। भारतीय विद्रोह में सबसे पहले जो विद्रोह है वो 1857 का रिबेलियन है, यानी क्रांति 1857 जिसको हम बोलते हैं वो है, ठीक है। उसके बाद सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह, तो ऐसे जो है ना रिवोल्ट, जितने भी रिवोल्ट्स हैं आपके वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है आपका एंड पॉलिसीज इन इंडिया, ये वाला चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके साथ जो है इंडियन रिवोल्ट्स यानी भारतीय विद्रोह। धन्यवाद।